Hello students, today we are going to discuss about RBCs. RBCs को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। मैंने अपने अर्लियर वीडियो में इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट यहाँ पर हम RBCs के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो मेजर फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल का, which also known as erythrocytes, is to transport hemoglobin which in turn carries oxygen from the lungs to tissues। इससे जो सबको पता है, जो मेन रोल जो RBCs का होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। जो लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है वो थ्रू ब्लड ही पहुंचती है। और ब्लड में भी इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेन पिगमेंट होती है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। एक जो ब्लड का रोल है, जो RBCs का रोल है, वो ये भी है कि दे कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस विच कैटलाइजेस द रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैटलाइज का मतलब होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करना। कि पर्टिकुलर जो थिंग है या पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, मीन्स इट स्पीड्स अप द रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। The rapidity of this reaction makes it possible for water of the blood to transport enormous quantity। जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से लंग्स में जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये इसी रिएक्शन को, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है जो हमारे RBCs में होता है, ये इसको स्पीड अप करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सीलेंट एसिड बेस बफर। जो हमारा हीमोग्लोबिन है सेल्स के अंदर, वो एज अ एसिड बेस बफर भी एक्ट करता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोडक्शन है हमारे RBCs की, वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ डिफरेंट स्टेजेस में RBCs की प्रोडक्शन होती है। इन द अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द योक सैक। एंड ड्यूरिंग द मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ जेस्टेशन, लिवर इज़ द मेन ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कुछ जो नंबर है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट जो नंबर है RBCs का, इसी टाइम पर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से भी प्रोड्यूस होता है। और जो ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन एंड आफ्टर द बर्थ, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सटेंसिवली इन द बोन मैरो। जो बोन मैरो है वो मेजरली RBCs का प्रोडक्शन करती है आफ्टर बर्थ। द बोन मैरो ऑफ एसेंशियल ऑल द बोन्स प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स अंटिल द पर्सन इज़ 5 years ओल्ड। मतलब 5 साल की एज तक जो मेजर रोल है वो बोन मैरो ही प्ले करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ RBCs। बाय द एज ऑफ 20 years, जो ये जिसका प्रपोर्शन है इसका रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन का बाय द मैरो, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। एंड इट बिकम्स बिकॉज ये जो इसका वर्क है, ये हमारी जो लॉन्ग बोन्स है वो ले लेती हैं। बियॉन्ड 20 years ऑफ एज, most red blood cells are produced in the marrow of the membranous bones such as vertebrae, sternum, ribs and ilia। ये जो membranous bones होती हैं, यहीं पर आफ्टर द एज ऑफ 20 years RBCs का प्रोडक्शन होता है। इवन यहाँ पर भी एक एज के बाद जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करेगी, वैसे वैसे RBCs का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। कैसे ब्लड सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जो बोन मैरो में जो रेड सेल प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लोरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल।
इसी से ही जो हमारे जो सेल हैं वो फॉर्म होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं इसी से ही हमारे बाकी के सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये क्या करता है, ये सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं ये जो प्लोरीपोटेंट सेल्स हैं टू फॉर्म डिफरेंट पेरिफेरल ब्लड सेल्स। As these cells reproduce throughout the life, a small portion of them remains exactly like the original cells. तो ये जो कुछ जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, बाकी लेकिन कुछ जो स्टेम सेल्स हैं वो एज इट इज़ जो हैं वो बोन मैरो में प्रेजेंट होंगे। एज इट इज़ मतलब प्लोरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल की फॉर्म में ही कुछ रिटेन कर जाते हैं फॉर थ्रू आउट द लाइफ। देन दे डिफ्रेंशिएट इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज committed stem cells. The different committed stem cells, when grown in culture, they will produce colonies of specific type of blood cells. तो जब हम इनको कल्चर करेंगे, कल्चर मीन्स जब 1 से 2, 2 से 3 जब हम इनका कल्चर जब करते हैं तो इनका सेल्स का क्या होता है, नंबर इंक्रीज़ होता है। तो जब हम इनका कल्चर करेंगे और ये अपने नंबर में इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स 1 से 2, 2 से 3, ये जब कॉलोनीज़ फॉर्म करेंगे तो ये अलग अलग सेल्स में जो आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनेंगे उसमें फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। जो फर्दर ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है स्प्लीन में, ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट में। देन इट विल बिकम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। मीन्स ये जो सेल्स हैं ब्लास्ट वाले सेल्स ये एरिथ्रोसाइट्स की यूनिट बनाएंगे एंड देन दे फर्दर डिफ्रेंशिएट इनटू एरिथ्रोसाइट्स। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि यही जो स्टेम सेल है यही डिफ्रेंशिएट होकर फिर बाद में एरिथ्रोसाइट बनाएगा। ऐसे ही जो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट बनाएगा और वो लेटर ऑन ग्रैन्युलोसाइट से न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स बनाएगा एंड देन मोनोसाइट्स। तो ये फर्दर डिफ्रेंशिएट कर जाता है। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है मतलब ये एक तरह के अलग से डिफ्रेंशिएट हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, तो जो बना देता है ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ऐसे ही एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनती है मेगा कैरियोसाइट की, जो लेटर ऑन जो प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जो है हमारी ये प्लोरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल है ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है लिम्फोइड स्टेम सेल में, जो फर्दर आगे जाके फॉर्म करता है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब जो है वो है स्टेजेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब हम इसमें पर्टिकुलरली जो कॉलोनी फॉर्मिंग जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स थे उसके बाद जो हमारा वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर एरिथ्रोसाइट्स प्रॉपर बना, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो डिटेल में बात करेंगे कि स्टेजेस क्या हैं जो रेड ब्लड सेल की डिफ्रेंशिएशन की। जो फर्स्ट सेल जो आता है इस सीरीज़ में वो आता है एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये एरिथ्रोब्लास्ट बने कैसे, इन्हीं से ही कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट है एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स की, यहीं से ये एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। तो वहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था सीधा कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो हमारी बना देते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो वो उसका जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर डिटेल में बात कर रहे हैं कि वो भी कैसे होता है कि यहाँ से पहले जो बनता है वो होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, देन इट विल बिकम बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट और उसके बाद ये बनता है रेटिकुलोसाइट एंड देन एरिथ्रोसाइट। तो ये जो रेटिकुलोसाइट होता है इसमें जो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो कंसिस्टिंग रेमिनेंट्स होते हैं गोल्ची अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्यू साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, क्योंकि जो सेल है उनके अंदर ये सब ऑर्गेनल्स होती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जैसे जैसे ये फर्दर एरिथ्रोब्लास्ट से और फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट और उसके बाद एरिथ्रोसाइट में चेंज होता है, तो ये ऑर्गेनल्स जो हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो
जो लास्ट में जो हमारे पास जो ये जो ड्यूरिंग दिस रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है, द सेल पास फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द ब्लड कैपिलरीज बाय स्क्वीजिंग थ्रू द पोर्स ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो ये जो रेटिकुलोसाइट की स्टेज होती है, यहीं पर क्या होता है, जो हमारी जो बोन मैरो है, क्योंकि देखो ये सारा प्रोसेस बोन मैरो के अंदर हो रहा है, अब वहाँ से निकल के आरबीसीज हमारे सिस्टम के अंदर भी आएंगे। तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये एरिथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं, उसके बाद रेटिकुलोसाइट बन रहा है, तो वहाँ सर फिर ये इसी स्टेज पर स्क्वीज़ होके थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन वो बाहर निकलेंगे। एंड देन द रिमेनिंग जो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत और भी मटेरियल होगा, वो भी 1-2 दिन में डिज़अपियर हो जाएगा और जो सेल है वो मैच्योर हो जाएगा एज अ एरिथ्रोसाइट। अब ये जो एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन का जो है वो एक हमारा उसको रेगुलेट जो करता है, रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, उसमें किसका रोल होता है, मेनली एरिथ्रोपोइटिन का। इस वीडियो में आपको जो मैंने स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ आरबीसीज बताया है और उनका क्या थोड़ा सा उनके रोल के बारे में बताया, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यही जो एरिथ्रोपोइटिन है ये कैसे रेगुलेट करता है ब्लड सेल की प्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें आपने सारा उसकी डिफरेंशिएशन, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे बना आरबीसी, ये आपने देखा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एरिथ्रोपोइटिन का रोल बताऊँगी और एनीमिया के बारे में हम बात करेंगे।